अगर आपको लगता है कि पेंट सिर्फ दीवारों पर लगता है, तो एक बार सच सुन लो। ये बिजनेस दीवारों से कहीं ज़्यादा बड़ा है और अभी इंडिया में इसकी असली ग्रोथ शुरू भी नहीं हुई है। आप सब जानते हो कि एशियन पेंट्स क्या करता है, हमारे घर के दीवारों पर पेंट। लेकिन असली बात ये है कि ये सिर्फ दीवारों वाला बिजनेस नहीं है। पहला आता है हमारे घरों के लिए पर्सनल यूज़, जो कि हम अपने घरों में करते हैं, अपने लिविंग रूम में, अपने बेडरूम में, अपनी छतों पे। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूज। क्या आपको पता है कि गाड़ियों के लिए इनके पास एक स्पेशल ऑटोमोटिव कोटिंग्स हैं? यहाँ तक कि हवाई जहाज़ों के लिए भी और समुद्री जहाज़ों के लिए भी ये एक खास तरीके के पेंट्स बनाते हैं। सड़क पर जो रोड मार्किंग्स आप देखते हैं वो भी इसी का हिस्सा है। तीसरा आता है होम इम्प्रूवमेंट। ये एक न्यू ग्रोथ इंजन भी है। अब ये कंपनी सिर्फ दीवारें नहीं रंग रही है, बल्कि दीवारें बना भी रही है। तो इसके मल्टीपल चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कि वाटर प्रूफिंग। इनका स्मार्ट केयर सेगमेंट आज डॉक्टर फिक्सर जैसे बड़े खिलाड़ियों को टक्कर दे रहा है। और तीसरा आता है होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस, जिसमें कि ये अलग अलग और सेगमेंट्स में घुस रहे हैं, जैसे कि वाटर प्रूफिंग। अगर आप यहाँ इनकी वेबसाइट पे ऊपर देखें तो ये वाटर प्रूफिंग में घुस रहे हैं। उसके बाद अगर आप नीचे जाएं और यहाँ देखें तो ये वुड सॉल्यूशंस में भी घुस रहे हैं और होम डेकोर में भी घुस रहे हैं। उसके बाद अब आते हैं इसके इंटरेस्टिंग पार्ट पर। अब आप कहोगे कि यार पेंट जैस तो एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई यूज़ करता है, हर कोई अपने घरों पे लगाता है, तो फिर ग्रोथ कहाँ से आएगी? एक बार वो भी देख लेते हैं। अगर मैं सिंपल सर्च करूँ कंजम्पशन, पेंट कंजम्पशन, मैं पेंट कंजम्पशन से सर्च करता हूँ, पेंट कंजम्पशन पर पर्सन इन इंडिया वर्सेस वर्ल्ड। अगर हम ये सिंपल सा सर्च करें तो आपको पता लगेगा कि इंडिया में जो पेंट कंजम्पशन है पर कैपिटा वो 3 से 4.5 किलो के बीच में है। और यही ये ग्लोबल एवरेज 10 से 15 किलो है। अच्छा, ग्लोबल एवरेज की जब मैं बात करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं, इसमें अफ्रीका भी आता है, इसमें एशिया की बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं। तो टोटल ग्लोबल एवरेज इज 10 टू 15 केजीज और इंडिया इनसे भी बहुत पीछे है। अगर हम सिंपली यूएसए एंड जापान का देखें तो ये 15 से 25 किलो है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे वर्ल्ड की जगह चाइना कर दूं तो इंडिया का जहाँ 3 से 4.5 किलो है, वहाँ चाइना का 10 से 15 किलो है पर पर्सन। तो मतलब इंडिया अभी अगर हम देखें तो ओवरऑल ग्लोबली भी बहुत पीछे है। इसके पीछे सिंपल रीज़न है कि लोगों की इनकम अभी बहुत कम है। रूरल इंडिया में रिपेयरिंग साइकिल लंबा होता है। मतलब आप खुद सोचो कि आपने लास्ट टाइम पेंट कब कराया होगा अपने घरों में? और जब भी आप कराते हैं तो आप यही सोचते हैं यार 5-7 साल की छुट्टी। ठीक है, लोग पेंट को एक्सपेंस मानते हैं, एक इन्वेस्टमेंट नहीं। लेकिन जैसे-जैसे इनकम बढ़ेगी लोगों की, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी इंडिया में, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, तो लोग अपने घर और लाइफस्टाइल पर ज़्यादा खर्च करेंगे। यही कारण है कि पेंट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। सोचो, अगर इंडिया ग्लोबल एवरेज के आसपास भी पहुंच जाता है तो डिमांड अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगी। और उस डिमांड को कैप्चर करने के लिए एशियन पेंट्स ऑलरेडी रेडी बैठा है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के साथ, एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ, और उसके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स भी हैं। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद क्या ये स्टॉक आज सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है? आगे हम इसके फाइनेंशियल्स और चार्ट पैटर्न को डीप डाइव करेंगे। अब आपने समझ लिया कि एशियन पेंट्स का बिजनेस कितना बड़ा है, लेकिन असली सवाल ये है कि नंबर्स क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे आ जाता हूँ। ये हमारी स्क्रीनर डॉट इन की वेबसाइट है और मैं एक बार यहाँ पे एशियन पेंट्स सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करते हैं। करंट जो हमारा पीई है वो अराउंड 57.5 है। एक बार मीडियन पीई देख लेते हैं 5 साल का। तो अगर पीई रेशियो 5 साल का मीडियन देखें तो वो 65.8 है। और अगर लास्ट 10 ईयर का देखें तो वो तकरीबन 62 है मीडियन पीई। स्टॉक अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से थोड़ा नीचे मिल रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट भी नहीं है। तो ये डर्ट चीप नहीं है, पर ओवर एक्सपेंसिव भी नहीं है। अब अगर हम क्वार्टरली नंबर्स देखें एक बार, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके क्वार्टरली नंबर्स पे आ जाता हूँ। तो आप देखोगे अब दिसंबर 2022 से सेल 8600 करोड़ थी, फिर ये बढ़कर 9100 करोड़ हुई, फिर अगेन अराउंड 8500 करोड़, फिर 8800 करोड़। मतलब ग्रोथ फ्लैटिश सी रही है। नेट प्रॉफिट अगर हम एक बार देख लें तो 1100 करोड़, फिर 1500 करोड़ के आसपास, फिर अगेन 1100 करोड़, फिर 1100 करोड़। तो सवाल आता है ग्रोथ रुक क्यों गई है? तो इसका सीधा कनेक्शन है क्रूड ऑयल से। अभी आपको पता चल ही रहा है कि यूएस और ईरान के बीच में क्या चल रहा है। उससे पहले रशिया यूक्रेन में लड़ाई थी, तो उससे पहले इजराइल पैलेस्टाइन में लड़ाई थी। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर जब भी लड़ाइयाँ होती है इन मेजर कंट्रीज में और कोई रास्ता इम्पैक्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता है, इस केस में जो यूएस ईरान की वॉर है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इम्पैक्ट हो रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की सप्लाई के लिए।
क्योंकि मैक्सिमम जो इंडिया का क्रूड ऑयल आता है वो उसी स्टेट को पास करके आता है। अब अगर वहाँ पे रॉकेट्स वगैरह चलेंगे, वहाँ पे माइंस बिठा बिछा दिए जाएंगे, तो वहाँ से जो मरीन है, जो शिप्स हैं, वो आएंगी नहीं। अब अगर शिप्स नहीं आएंगी, अगर हमारी सप्लाई कम हो गई है लेकिन हमारी डिमांड उतनी ही है या बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा? रेट बढ़ेगा क्रूड ऑयल का। और अगर क्रूड ऑयल का रेट बढ़ेगा तो पूरे देश में इन्फ्लेशन आएगा। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल सिर्फ आपके आपकी गाड़ी में, आपके इसमें नहीं डलता है। वो जो जो ट्रक उसको लेके आ रहा है, एग्जाम्पल पंजाब से, हरियाणा से दिल्ली में सप्लाई हो रही है सब्जियां, तो वो पेट्रोल से ही आ रही हैं, वो ऑन रोड ही आ रही हैं। तो ये सारी चीजें बढ़ती है, बिकॉज आने ले जाने की शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इस वजह से पूरे देश में महंगाई बढ़ती है। और अगर महंगाई बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी तो आपके खर्चे, मतलब आपके जो आम रोजमर्रा के खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे। और अगर रोजमर्रा के खर्चे बढ़ जाएंगे तो क्या आप पेंट पे खर्चा करोगे? या आप कहोगे यार छोड़, पेंट तो अगले साल करा लेंगे, अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि ईएमआई है उसका रेट बढ़ रहा है, या ये है, जो हमारे रेगुलर खर्चे हैं किचन के, वो बढ़ रहे हैं, तो यार पेंट तो अगले साल करा लेंगे, यही करेंगे ना। तो यही दिक्कत आ रही है। लेकिन इन सब के अलावा आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है। तो एक बार अगर मैं यहाँ जाऊँ नीचे और कंपनी इनसाइट सेक्शन में जाएं, तो यहाँ मैं देखूंगा कि पहले कैपेसिटी थी 11,70,000 केएल पर एनम, उस और अब हो गई है 22 लाख केएल पर एनम। मतलब कंपनी फ्यूचर डिमांड के लिए ऑलमोस्ट रेडी बैठी है। अब तीसरी चीज देख लेते हैं कि डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पहले कितने थे मार्च 2019 क्वार्टर में? 60,000, और अब कितने हैं? 75,000 से ऊपर। ठीक है, रिटेल ऐसी आप ये रिटेल टच पॉइंट देख लो, पहले 52,000 थे, अब 1,70,000 है। ब्यूटीफुल होम स्टोर नेटवर्क देख लो, पहले 18 थे, अब 72 है, 72। तो अगर आप देखो तो शॉर्ट टर्म में तो डिमांड डिमांड बिल्कुल स्लो लग रही है, और हो भी सकता है कि आगे भी रहे। मुझे नहीं पता कि वापस से कब सब कुछ ठीक होगा और कब वापस से पेंट की डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आना शुरू होगा, लेकिन कंपनी ग्राउंड पर एक्सपेंशन कर रही है, बिकॉज उनको भी समझ आता है कि ये साइकिल है जो टाइम टू टाइम आएगी। कभी एकदम आपका, कभी आपकी जो ग्रोथ है वो एकदम बढ़ेगी, फिर कभी फ्लैटिश रहेगी, कभी स्लो हो जाएगी। अब अगर दिवाली का सीजन आता है स्पेसिफिकली, तो उस टाइम पे इनकी डिमांड बढ़ जाती है, राइट, बाकी के क्वार्टर्स से कंपेयर करें तो। ये तो हर बिजनेस का कुछ ना कुछ एक टाइम होता है जब वो बढ़ता है, फिर वो फ्लैटिश रहता है, फिर वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। जब वो स्ट्रगल करता है और जब बिजनेस अच्छा है, उसी टाइम पे आपको उसको खरीदना है, वरना आप कब खरीदोगे? तभी आपको वो सस्ते रेट में मिलेगा। अब एक और चीज देख लेते हैं इंटरेस्टिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के। अगर हम देखें तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग एकदम सेम है, पिछले 3 सालों में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, एफ आई एस देख ले तो पहले 17% के आसपास था, फिर 15% हुआ, फिर 13-12%, फिर 11 भी हुआ, और अब वापस बढ़ रहा है तो 12% के आसपास है। डी आई एस देखे तो ये तो कॉन्टिन्यूस बढ़ा रहे हैं, 21-22% के आसपास की होल्डिंग है अभी इनकी। और पब्लिक की होल्डिंग लगातार गिर रही है, जो कि अच्छा साइन है कि जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास होल्डिंग कम हो रही है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास जा रही है, तो दिस इज अ गुड साइन। तो एक बार ओवरऑल पिक्चर देख लें तो वो क्या बनती है? सबसे पहले कंपनी स्ट्रांग है, जी हाँ है। बिजनेस स्केलेबल है, बिल्कुल है, साफ क्लियर दिखता है कि अगले 10-15-20 साल ये जो जिस फील्ड में ये कंपनी है वो ग्रो करेगी ही करेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक्सपेंशन अग्रेसिव है क्या कंपनी की? बिल्कुल है। शॉर्ट टर्म में स्लो डाउन है? हाँ जी है। यानी ये प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, ये प्रॉब्लम साइकिल की है, और ये सेक्टर वाइज प्रॉब्लम है। ये सिर्फ एशियन पेंट्स में नहीं है, बाकी बर्जर पेंट्स में भी है, इंडिगो पेंट्स में भी है ये प्रॉब्लम। ऐसे टाइम पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग अच्छी कंपनीज को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ शॉर्ट टर्म नंबर्स वीक आए हैं, किसी एक दो क्वार्टर में शायद नंबर्स थोड़े कम हुए हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस टाइम पे क्या करते हैं? वो समझते हैं, वो ये जान पूछते हैं कि क्या ये एक टेम्परेरी इशू है या परमानेंट इशू है। और अगर आंसर है टेम्परेरी इशू, तो वहीं अपॉर्चुनिटी बनती है। अब एक बार इसका जरा चार्ट भी देख लेते हैं कि इसका चार्ट क्या कह रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे अब आ गया हूँ tradingview.com पे, और यहाँ पे मैं सिंपल सर्च करूँ एशियन पेंट्स, तो आपको दिख जाएगा कि यार ये कंपनी अपने पीक से इस टाइम पे 31% डाउन है। और अगर ये वापस अपने पीक पे जाती है, जो कि इसने ऑलरेडी 3 बार बनाया हुआ है,
अगर आप देखें तो ये इसने जनवरी 22 में भी वही पीक बनाया था, फिर ये नीचे आई, फिर ये ऊपर गई, इसने फिर वही पीक बनाया अक्टूबर 2022 में, फिर ये नीचे आई, फिर ये वापस गई जून 2023 में। तो मतलब ये 3 बार सेम सेम उसको सेम पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले चुकी है 3500-3600 के आसपास के रेट पे, और वहां से अभी ये 33% डाउन है, 32% डाउन है, और वापस अगर ये जाती है तो 45% का ग्रोथ है। अभी जो ये रेट मिल रहा है वो सेम रेट आपको दिसंबर 2020 में मिल रहा था, उस टाइम कोविड का लॉकडाउन था, तब जो रेट मिल रहा था आज आपको 5 से साढ़े 5 6 साल बाद भी सेम रेट मिल रहा है, 5 साढ़े 5 साल बाद। अब बात ये आती है कि क्या हमको ये लेना चाहिए? ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या आप जो सोचते हैं कि ये कंपनी आगे ग्रो करेगी या नहीं करेगी। अगर आपको लगता है कि कंपनी ग्रो करेगी और इस टाइम आपको ठीक रेट पे मिल रहा है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये प्रॉब्लम हो सकता है लंबी चले, वॉर हो सकता है लंबी चले, इन्फ्लेशन हो सकता है लंबा चले, तो आप मत लें। ये आपकी आपके ऊपर है। और दूसरी बात, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं ना तो यहाँ आपको कोई स्टॉक बेचने की सलाह दे रहा हूँ, ना तो मैं उसे खरीदने की सलाह दे रहा हूँ। मैं प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ से बता रहा हूँ, जो मैं खुद पढ़ता हूँ, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। तो ऐसे ही मैं और भी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। एक बार अगर मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखा दूँ, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है जो मैंने सॉरी क्या आपको पता है कि आप जिस म्यूचुअल फंड जो मैंने तकरीबन बनाया था 2.5 महीने पहले, और इसमें मैं कॉन्टिन्यूअस वीडियोस बनाता रहता हूँ ऐसे ही स्टॉक से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।